मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिव स्टडी पर। बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो कि आपको मालूम है 10 जुलाई से 13 जुलाई के बीच 2025 में होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम डेट आने के बाद एडिटोरिया का बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आ गया है। ठीक है, इसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और इसमें सबसे खास बातें क्या होगी, करंट अफेयर जो है वो पूरा करंट मिलेगा, क्योंकि बुक अभी लॉन्च हुआ है और इसमें ये क्या पूर्णतः नए पैटर्न पर ये आधारित है। ठीक है, और आपको मालूम है आपके एग्जाम में जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का है, इसमें 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 प्रश्न रहेगा, जिसमें कि 75 प्रश्न है ना, टोटल 75 प्रश्न आपको जीके, साइंस और करंट अफेयर से पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी 75 प्रश्न मैथ और रीजनिंग से रहेगा, जिसमें रीजनिंग का 50 प्रश्न रहेगा और मैथ का 25 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप इस चैनल पर आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो बेस्ट रहता है, वो सभी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और आपको ये एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट बुक अच्छा रहता है बिहार के एग्ज़ाम की दृष्टि से, और जो प्लेटफॉर्म का बुक आता है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, वहाँ से वही क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ता है। ठीक है, तो वो सभी जो भी प्रैक्टिस सेट रहेगा जो कि बेस्ट रहता है, वही आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, इस चैनल पर, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या सेट किया गया है, जो एडिटोरिया के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे द्वारा किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है, मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए जो बैक्टीरिया विकसित किया आईआईटी बॉम्बे ने किया है। ठीक है, अब इसी टाइप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको याद रखना है। जैसे एक प्रश्न है कि 6G ऑप्टिकल चिपसेट, 6G ऑप्टिकल चिपसेट विकसित करने के लिए सी डॉट, है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। सी डॉट से सहयोग किस आईआईटी ने किया था, तो आईआईटी बॉम्बे ने ही किया। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे से 2 प्रश्न हो गया, एक तो मिट्टी में मौजूद विषैले और दूसरा क्या है 6G ऑप्टिकल चिपसेट, है ना, क्या, तो चिपसेट, 6G ऑप्टिकल चिपसेट विकसित करने के लिए सी डॉट से सहयोग किसने किया, तो आईआईटी बॉम्बे ने किया था। ठीक है, और देखिए प्रश्न जो है आप नोट करते जाइएगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है ना, एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये लिखिएगा कि किस आईआईटी ने सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है, किस आईआईटी ने सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है, तो वो किया आईआईटी कानपुर ने किया है। ठीक है, और किस आईआईटी ने ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे का अनावरण किया है ना, फिर समझिए, किस आईआईटी ने ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे का अनावरण किया है, तो आईआईटी रोपड़ ने किया था। ठीक है, किसने किया, आईआईटी रोपड़ ने किया। ठीक है, तो ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और एक प्रश्न इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कौन सा आईआईटी जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाता है इसे कि NIRF है ना, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 के अनुसार भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा आईआईटी है, तो आईआईटी मद्रास है। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। और आईआईटी मद्रास जो प्रथम स्थान पर है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, और ये लगातार 9वीं बार है ना, ये प्रथम स्थान पर, यानी पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास ही रहता है। ठीक है, तो सबसे टॉप कौन है, आईआईटी मद्रास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए आप लोग जब कहीं भी आप समय देते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप ये सोचकर, ये उद्देश्य के साथ पढ़ना है कि आपको वहाँ से कुछ चीज़ें जो है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब एग्जाम में आएगा तो वो छूटे नहीं। ठीक है, ये सोच के पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि आप कई लोग क्या है पढ़ाई करते हैं और आप सेट मार लिए, गिनती कर रहे हैं, हाँ सेट 1 सेट 2 गिनती हो गया, हम कर लिए, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा या भूल जाएगा क्या क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आपको ये सोच के पढ़ना है कि हर एक प्रश्न को इतने ध्यान से पढ़ना है, इतने ध्यान से याद रखना है, ताकि एग्जाम में आए जब तो किसी भी कीमत पे छूटे नहीं वो। ठीक है, पढ़ा हुआ चीज़ आपसे छूटे नहीं। ठीक है, अगर ये ध्यान रखते हैं ना, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अर्जुन पुरस्कार कितने एथलीट को मिला है, तो 32 एथलीट को मिला है। ठीक है, अच्छा पिछले क्वेश्चन में आप 1-2 क्वेश्चन और याद रख सकते हैं क्या,
जैसे यहाँ पूछा बैक्टीरिया का विकसित किसने किया, तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था 1676 में। ठीक है, दो महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ लिख लीजिएगा। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1676 में किया था और वायरस की खोज इवानोवास्की ने किया था 1892 में किया था। देखिए ईस्वी वाला प्रश्न भी पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अभी जो रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था। ठीक है, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कब किया था, 1665 में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इसकी खोज कब हुआ है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ताकि इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा, पछताना नहीं पड़ेगा और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको बता दिए आपको कि बैक्टीरिया की खोज हुआ था 1676 में और वायरस की खोज इवानोवास्की ने किया था 1892 में। इस क्वेश्चन में क्या है कि 2024 में कितने एथलीट को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार 32 लोगों को दिया गया है। ठीक, ये याद रखना, 32 लोगों को दिया गया है। अब अर्जुन पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, इस टाइप के भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो अर्जुन पुरस्कार है या तो खेल पुरस्कार जो है ये दिया जाता है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जो कि अर्जुन पुरस्कार जो है ना, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है क्या, 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, 4 लोगों को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस जो नाम है, इस किसका नाम है, इसी का नाम था पहले क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 2021 में नाम बदल के रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो 2024 में किसे मिला है, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। कौन कौन है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और डी गुकेश और प्रवीण कुमार। ठीक है, 4 खिलाड़ी अति महत्वपूर्ण। और इस खिलाड़ी के बारे में आपको, क्योंकि इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, इसलिए इस खिलाड़ी के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा क्या ये किस खेल से संबंधित है। तो 4 खिलाड़ी हैं, मनु भाकर, हरमनप्रीत, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। तो मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, निशानेबाज है। ठीक है, शूटिंग से संबंधित है मनु भाकर। हरमनप्रीत कौन है, तो अभी वर्तमान में भी ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान यानी कि हॉकी खिलाड़ी है हरमनप्रीत सिंह। डी गुकेश कौन है, तो शतरंज खिलाड़ी है, भारत के प्रसिद्ध फेमस शतरंज खिलाड़ी है डी गुकेश। और प्रवीण कुमार ये हाई जंप से संबंधित है, पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार। ठीक है, तो ये चारों नाम याद रखना है जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, ऐसे ही नहीं पढ़ते जाना है, तो इसलिए याद भी करते जाना है इसी वीडियो में। ठीक है, ताकि आपको दोबारा मेहनत ना करना पड़े, कहीं भी देखे तुरंत दिमाग में आ जाए। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न अगर इससे पूछा जाए, अर्जुन पुरस्कार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2024 का अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो आंसर क्या होगा, मोहम्मद शमी को मिला। ठीक है, मोहम्मद शमी जो कि भारतीय बॉलर है, तो क्रिकेट में मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार 2024 में दिया गया है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ मालूम, ये हुआ 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था और इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो 15 लाख रुपए दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि राशि भी अब पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि एकेडमी अवार्ड में कितना दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो एकेडमी अवार्ड में 1 लाख रुपये दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार हो गया 15 लाख और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने दिया जाता है, तो 25 लाख रुपये दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो रट के रखना है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है और ये पूछा जाएगा आपको करेंट अफेयर की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था, तो ये मलेशिया में हुआ था। ठीक है, याद रखना मलेशिया में होता। और आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो है 2025 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता था किसने, तो अपना भारत ही जीता है ना, दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना भारत जीता था। ठीक है, और ये आयोजन 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच हुआ था 2025 में। ठीक है, तो जीता कौन, भारत, किसे हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ हुआ था और जीता किसने, भारत। तो ये 2 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम। देखिए एक क्लास आपके लिए स्पेशल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है,
मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का क्लास चल रहा है इस चैनल पर, तो इसलिए उस क्लास को जरूर देखिएगा। उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें सेलेक्टेड करके आपको बताया जाता है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि आने की पूरी संभावना है वो सभी प्रश्न उसमें आपको बताते हैं और पूरा डिटेल में बताते हैं। और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन उसमें पढ़ाया जा रहा है रेगुलर, ताकि आपको करंट अफेयर भी पूरा वहाँ से लड़ेगा। ठीक है, तो वो क्लास निश्चित रूप से देखिएगा। अभी वो उसमें 10 क्लास 11 क्लास लगभग हो चुकी है। ठीक है, तो जो लोग नए जुड़े हैं वो सभी क्लास 1 से देख लीजिएगा शुरू से, और जो लोग देख रहे हैं तो उसको तो रेगुलर देखना ही है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? वी रामासुब्रमण्यम है। ठीक है, अब यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है निश्चित रूप से। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है उसकी बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश को है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ठीक है, और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये अभी जो बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, ठीक है, जो लेटेस्ट एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अच्छा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को और कौन सा डेट महत्वपूर्ण है? तो नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर बी में क्या है? वी नारायणन। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कौन है? तो इसरो का वर्तमान अध्यक्ष मालूम कौन है? ये इसरो का नया अध्यक्ष जो बना है वी नारायणन बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट पेश किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50,65 करोड़, है ना, 50.65 लाख करोड़ रुपया कुल बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या याद रख सकते हैं? अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है भारत का? तो निर्मला सीतारमण है। बजट पेश किसने किया? निर्मला सीतारमण ने। कुल बजट कितना है? 50.65 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, ये याद रखना है। इस टाइप के प्रश्न आपको से पूछा जाता है, इसलिए आपको और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, ये लगातार कितनी बार बजट पेश किए हैं? तो ये लगातार 8वीं बार बजट पेश किया। ठीक है, अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि शिक्षा पर कितना राशि आवंटन किया गया है। ठीक है, शिक्षा पर कितना? तो इसमें क्या है? 1,28,650 करोड़। ठीक है, लिख लेना, 1,28,650 करोड़ रुपये शिक्षा पर दिया गया। ठीक है, ये सब जो आपको वही बताएंगे जो कि काफ़ी कतई जहर प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कृषि पर कितना दिया गया है पूछेगा तो 1.72 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, 1.72 लाख करोड़ रुपया ये कृषि पर है। रक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा? तो रक्षा पर है 6.81 लाख करोड़ रुपया, 6.81 लाख करोड़ रुपया। बिहार को कितनी राशि आवंटित किया गया? तो बिहार को मिला है 3,16,895 करोड़। तो याद रखना है 3,16,000, मेन चीज़ें यहाँ याद रखें तो आपको याद रहेगा। ठीक है, टोटल याद नहीं भी रखना है, 3,16,000 करोड़ रुपया। ठीक है, ये बिहार को आवंटन मिला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? यानी कि आर्द्रभूमि, कितने आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा मिला है 2025 में? फरवरी 2025 की बात है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 रामसर साइट को मिला है। वो 4 है कौन कौन? तो उसको भी ध्यान में रखना है। ये है झारखंड के उधवा झील है, और तमिलनाडु के थेरथंगन पक्षी अभयारण्य। तमिलनाडु में 2 है, थेरथंगन है, देखिए क्या है, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, और शक्कर कोटई है ना, शक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य। और चौथा है सिक्किम में खेचे ओ पलरी पक्षी ये है, इसको रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या याद रखना है कि फरवरी 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो 89 है। ठीक है, अब यहाँ से इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो वो है कांवर झील।
कांवर झील बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस जिला में है, तो कांवर झील बेगूसराय में है, ठीक है। और बिहार का जो दूसरा रामसर साइट घोषित किया गया है वो कौन सा है, नागी पक्षी अभ्यारण्य, और एक है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, दोनों जम्मू में है, ठीक है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये रामसर साइट घोषित किया गया है, ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है, तो किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है, तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। किसने किया, छत्तीसगढ़ ने। इस योजना का देखिए कोई भी योजना होता है ना तो शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया और इसका उद्देश्य क्या, ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इस योजना के तहत ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है उनको प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र है, ये किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। और अभी करंट अफेयर में याद रखना है, छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव साय है, विष्णुदेव साय। और राज्यपाल कौन है, तो रामेन डेका। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल अभी कौन है, तो रामेन डेका है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है, तो बिहार के लिए कितना दिया गया है, तो 3 लाख बताए थे 3,16,000 है ना करोड़, तो 3,16,000 कहाँ है, 316 यहाँ है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3,16,895 करोड़ रुपये बिहार को राशि दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है, तो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है, इस टाइप के भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक, जम्मू कश्मीर में किया गया है। सोनमर्ग सुरंग जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। तो ये श्रीनगर, कारगिल और लेह राजमार्ग पर है ना, यानी श्रीनगर से ये लेह तक जाती है सोनमर्ग सुरंग, ठीक है। अब इसकी बिहार एसएससी सीजीएल 2022 की बात करें ना तो यही जम्मू कश्मीर से ही, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है, ये क्वेश्चन आया था। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ये किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। उस पुल का नाम भी रख दिया क्या, चेनाब नदी ही रखा है ना, चेनाब ब्रिज रखा है, क्योंकि ये चेनाब नदी पर बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक। तो ये याद रखना है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो करंट अफेयर की दृष्टि से ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश ये कब बना है ना, तो कब बना, तो 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है आपको। ऑप्शन में 31 दिसंबर भी दिया जाएगा, तो याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक है। जम्मू कश्मीर से एक और क्वेश्चन क्या याद रखना है कि राज तरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हन, और इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया था, तो किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका, तो महाभारत वाटिका ये उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। अब उत्तराखंड की बात करें तो नंदा देवी चोटी कहाँ है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी उत्तराखंड में। अभी करंट अफेयर में याद रखना है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत सिंह है। चलिए नेक्स्ट है, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र होगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह क्वेश्चन आएगा क्या, क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण पूछे, सिंपल खाली वन आवरण, ठीक है, नोट अधिक वन और वृक्ष आवरण, खाली पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण का अगर पूछे शीर्ष 3 राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ होगा ये वाला,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर अधिक वन और वृक्ष आवरण दोनों मिला के पूछे तो होगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे अधिक वन अभी कहाँ पाया जाता है अगर पूछे तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल पूछे या तो कुछ भी, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अब वन से क्या, देखिए आप ये भी याद रख सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए आप अगर पढ़ाई करते हैं ना तो आप कोशिश करिए जो भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है उससे जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सबको एक साथ रिलेट करके आप रिविजन करिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहता है, शानदार रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है कई क्वेश्चन आपको कम समय में याद भी रहता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होती है और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया न्यूजीलैंड संसद द्वारा, है ना, न्यूजीलैंड के संसद द्वारा। अब न्यूजीलैंड से क्या पूछा जाएगा? न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है। न्यूजीलैंड का पक्षी का नाम पूछा जाता है मालूम? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। ठीक है ना, न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों को भी कीवी कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो किस ऑपरेशन की शुरुआत किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन ब्रह्मा, है ना। कहाँ पर आया ये विनाशकारी भूकंप? ये म्यांमार में, है ना। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया? ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत किया था। म्यांमार की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? नई पैताब, है ना, नई पेडा भी बोला जाता है। तो म्यांमार की राजधानी हुई नई पेडा और इसकी मुद्रा क्या? कयात, है ना। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था मालूम? बर्मा। और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मी। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो ये शामिल हुए थे प्रबोवो सुबियांटो। प्रबोवो सुबियांटो। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो प्रबोवो सुबियांटो। अगर यही सेम क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांटो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रबोवो सुबियांटो कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। ठीक है, अब यहाँ गणतंत्र दिवस से 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। कौन कौन सा? देखिए, गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? तो वो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और गणतंत्र दिवस 2025 का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ वाली झांकी को दिया गया है ना। यूपी सरकार को मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है, और उसमें कौन सी झांकी थी? महाकुंभ को जो दिखाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब कतई जहर प्रश्न है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है आपको। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्लास आपको करवाते हैं वहाँ सारे प्रश्न को ये सब बताया जाता है। ठीक है, वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे प्रश्न सभी जो महत्वपूर्ण है वही बताते हैं उसमें, इसलिए इसमें भी देखते हैं क्या काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सेट किया हुआ है। ठीक है, बहुत ऐसे प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ये क्या है? ये कतई जहर प्रश्न है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सभी एग्जाम में, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और यहाँ से देखिएगा कई प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है ना पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म श्री अवार्ड भी मिला है बिहार के लोगों को। तो बिहार के कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 7 लोगों को मिला है ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए पद्म अवार्ड जो है ना, अगर बात करते हैं सिंपल में, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ये तो पुरस्कार क्या है? तो वह है भारत रत्न। उसके बाद कौन सा? दूसरा नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरा पर है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्म श्री अवार्ड है। ठीक है, तो आप बात करते हैं बिहार के लोगों को किसे किसे मिला है। ठीक है, देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार एकमात्र बिहार के व्यक्ति को मिला है, शारदा सिन्हा को मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण जो कि सबसे बड़ा है इसमें पद्म पुरस्कार में, पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को मिला है। अब पद्म भूषण उसके बाद दूसरे नंबर पर आइए क्या? पद्म भूषण वो किसे मिला है? तो सुशील मोदी को मिला। ठीक है ना, बीजेपी के जो पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये पद्म भूषण अवार्ड जो है सुशील मोदी को मिला है। अब बात करते हैं पद्म श्री अवार्ड। पद्म श्री अवार्ड बिहार के 5 लोगों को मिला है, उसमें किशोर कुणाल है, हेमंत कुमार, नित्यानंद, भीम सिंह और निर्मला देवी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा डीपली जाएगा ना, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पद्म श्री पुरस्कार विजेता
किशोर कुणाल ये किससे संबंधित है? तो किशोर कुणाल समाज सेवा से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछा जाता है। जैसे हेमंत कुमार पद्मश्री अवार्ड मिला, ये चिकित्सा से संबंधित है। नित्यानंद ये अध्यात्म से संबंधित है। भीम सिंह समाज सेवा, यानी कि किशोर कुणाल और भीम सिंह ये दोनों हैं समाज सेवा। और निर्मला देवी है सुजनी कला से संबंधित है। निर्मला देवी जो है सुजनी कला, ये माने आर्ट से, कला से संबंधित है ये, ठीक है, निर्मला देवी। तो ये चीज़ें आपको सभी याद रखना है, ठीक है। थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो, याद ना हो, तुरंत आप वीडियो दोबारा देखिए, पीछे करके देखिए, लेकिन याद रखना है तो रखना है, ठीक है। ये इतने महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो इसमें सही युग्म कौन सा है आपको बताना है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि स्थानांतरित कृषि जो होती है, खेती कृषि, इसको जिम्बाब्वे में क्या कहा जाता है, मलेशिया में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो देखिए मिल्मा जो है ना ये मेक्सिको में कहा जाता है, जिम्बाब्वे में नहीं कहा जाता, ठीक है। मिल्मा कहाँ कहा जाता है, मेक्सिको में, तो ये गलत है। पूछा सही कौन है। लदांग जो है ये मलेशिया में कहा जाता है, ये सही है। स्थानांतरणशील कृषि को मलेशिया में क्या कहा जाता है, लदांग, ठीक है। चेना ये कहाँ जाता है, कहाँ है मालूम, श्रीलंका में कहा जाता है। श्रीलंका में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है, चेना, ठीक है। और म्यांमार में क्या कहा जाता है मालूम, म्यांमार में स्थानांतरणशील कृषि को तोंगिया कहा जाता है ना, तोंगिया, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है। अब देखिए ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, पूरा डिटेल में आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास चल रहा है, जो लोग देख रहे हैं उनको मालूम होगा, सभी आपको डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। तो एक भी प्रश्न इस टाइप से छूटेगा नहीं। अब देखिए हम पहले बता चुके हैं, ये सेट अभी इसमें आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये बेंगुएला की धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है। बाकी गल्फ स्ट्रीम और इंद्र मिंजर है ना, फ्लोरिडा, ये सब क्या है, गर्म जलधारा है। बेंगुएला क्या, ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी कि यहाँ क्या लिखा है, गढ़ जात पहाड़ियाँ, क्या ये उड़ीसा में है, पूछा जा रहा है। कौन सा सही नहीं है, तो ये उड़ीसा में है, ये सही है, ठीक है। मांडव पहाड़ियाँ ये कहाँ है, तो मांडव पहाड़ियाँ ये गुजरात में, ठीक है। यहाँ पर महाराष्ट्र दिया, तो ये गलत है। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये गढ़जात पहाड़ियाँ ये उड़ीसा में, ये सही है। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है, गुजरात में है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ ये कहाँ है, तो ये सही है, आंध्र प्रदेश में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ, तमिलनाडु में, ये सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें कौन सही नहीं है ये पूछा है। तो देखिए पहला क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान, ये सही है। और पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल करना, ये सही है। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान, ये भी सही है। द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, ये गलत है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि द्विसदनीय जो व्यवस्था है ना 1935 में क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट है ना, प्रांतों में जो द्विस्थानीय व्यवस्था थी वो समाप्त कर दिया था 1935 में। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, पूछा हुआ एग्जामों में, ठीक है। बायोम की विशेषताएं है, तो ये बायोम की विशेषता क्या मालूम, बहुत अधिक वर्षा है ना, बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, ये है विशेषता में। उच्च औसत तापमान, ये भी है। पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी, ये भी है। प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर, ये भी है। यानी कि ये चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों यानी कि नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है। नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करने वाला कौन है यहाँ, सिक्किम है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है मालूम, कर्नाटक में नहीं है ये कहाँ है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये है आपको लद्दाख में, ठीक है। तो सही सुमेलित है पूछा है, तो ये तो नहीं है। दर्रार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, दर्रार राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में, ये भी सही नहीं है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, गोवा में, ठीक है। गोवा की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा ही है, ठीक है।
और बात करते हैं जलप्रपात की, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे या तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे, वो कौन सा जलप्रपात है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, याद रखना है, कुंचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट है ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है? देखिए आपको बताते हैं कि बिहार के एग्जामों में राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, इसलिए राजधानी वाले चीज़ें याद रखना है। ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये स्लोवाकिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, स्लोवाकिया की राजधानी है। ठीक है, और बात करते हैं कोसोवो। ये जो कोसोवो है इसकी राजधानी कहाँ है? तो ये प्रिस्टिना, कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टिना। और मोल्डोवा की राजधानी है किसिनेव। और मैसेडोनिया की राजधानी है कहाँ? स्कोपजे, है ना, मैसेडोनिया की राजधानी है स्कोपजे। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? गिब्सन और विक्टोरिया किस महाद्वीप का प्रमुख स्थल है? तो वो महाद्वीप का नाम ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गिब्सन और विक्टोरिया जो है ना ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, ये याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल है किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका में। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से निम्नलिखित राज्यों और विधानसभा सीट के बारे में ये आपको मिलान करना है। जैसे आंध्र प्रदेश में क्या विधानसभा की सीट संख्या 175 है क्या? पूछ रहा है क्या कौन सा गलत है? तो ये तो पहला नंबर क्या है? ये सही है, आंध्र प्रदेश में 175 है। उड़ीसा में कितना है? उड़ीसा में 147 है, मालूम? ऑप्शन नंबर बी इसका गलत यहाँ दिया हुआ है। उड़ीसा में विधानसभा सीट की संख्या 147 है, यहाँ पर कितना दिया? 149 दिया, इसलिए ये गलत है। और तेलंगाना में 119 है, ये सही है। और हरियाणा में विधानसभा सीट कितना है? 90 है, ये सही है। बात करते हैं बिहार की। बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 243 है। विधान परिषद की संख्या कितनी है? सीट 75 है। लोकसभा की संख्या सीट पूछे बिहार में तो 40 है। राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। ठीक है, तो ये सभी अति महत्वपूर्ण बिहार में, सब याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 334, अनुच्छेद 334 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत, है ना, ये बढ़ाकर किया गया। SC ST के जो आरक्षण का प्रावधान है ये 2030 तक बढ़ाया, अनुच्छेद 334 है। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए 2-3 टाइप के प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना है। अब एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा? SC ST के जो है आरक्षण का प्रावधान 2030 तक बढ़ा दिया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत। अब 104वां संविधान संशोधन के तहत SC ST के जो आरक्षण का प्रावधान कब तक बढ़ा दिया गया? तो 2030 तक बढ़ा दिया गया। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नहीं कि आप ये खाली याद रखना है 334, ये सभी आपको पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। और अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ 2 अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है, कतई जहर प्रश्न है ये और ये। क्या क्या मालूम है इसमें? लोकसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में, और विधानसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 332 में है। ये दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रश्न है ना रेलवे NTPC एग्जाम में पिछले बार पूछा गया है, दोनों प्रश्न, है ना, इसलिए याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको याद कैसे रखना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो? देखिए लोकसभा में SC ST का आरक्षण है 330, अब विधानसभा में 332। अब ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन ना हो, जैसे एग्जाम में आ गया, अब दिमाग में आएगा 330 था या 332 था, तो इसको ऐसे याद रखना है। देखिए विधानसभा तो रिलेट कर लीजिए 32, विधान 32, विधानसभा 32 बने 32 वाला, तो विधानसभा में SC ST का आरक्षण अनुच्छेद 332 में है और लोकसभा हो जाएगा 330। ठीक है, और जो आरक्षण बढ़ाया है 2030 तक ये अनुच्छेद 334 है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तो ये अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। जैसे कि जो सेंट्रल लेवल का मामला रहेगा ना वो संघ सूची में आ जाएगा, जैसे कि अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, या तो जैसे भारत की सुरक्षा है ना, रक्षा, ये जो भी सेंट्रल लेवल का है वो जैसे कि
रक्षा हो गया, युद्ध और शांति हो गया। अब जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है तो ये सब किस में आएगा, संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, तो लोक व्यवस्था आ जाएगा, पुलिस है, स्थानीय शासन है, कृषि, भूमि पर खनिज, भूमि पर कर या तो खनिज पर कर, ये सब राज्य सूची में आता है। और समवर्ती सूची में, इसमें याद रखना है समवर्ती सूची से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। इसमें वन यानी कि वन जो होता है ना, फॉरेस्ट, वन, शिक्षा, जनसंख्या, परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है ना। वन, शिक्षा, जनसंख्या, परिवार नियोजन समवर्ती सूची में ये आता है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया है। आरक्षण सुनिश्चित किया था किस संविधान संशोधन के तहत, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप सभा समिति के सदस्य कौन कौन थे, ये अगर आपको याद रहेगा तो आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रारूप जो है समिति के सदस्य कितना था, 7 था। ठीक है, 7 में से 7 कौन कौन था वो आपको याद रखना है। 7 प्रारूप समिति के सदस्य में भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, के.एम. मुंशी, ये 4 हो गया। फिर समझिए, भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, के.एम. मुंशी और माधवराव, जो कि बी.एल. मित्र की जगह लिया था ना, बी.एल. मित्र के स्वास्थ्य खराब था तो उसके जगह फिर माधवराव बने थे। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला और टी.टी. कृष्णमचारी, टी.टी. कृष्णमचारी भी डी.पी. खैतान की मृत्यु के बाद ये फिर टी.टी. कृष्णमचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो ये देखिए, के.एम. मुंशी बता दिए, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये था और माधवराव बता दिए थे कि जो कि बी.एल. मित्र की जगह लिया, तो ये है तीनों। ऑप्शन नंबर बी ये नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा कौन है, तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है। तो मोढेरा गांव के बारे में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, खास बातें हैं जो कि मोढेरा गांव चर्चित है। तो ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा गांव। ठीक है, मोढेरा है कहाँ मालूम, तो ये गुजरात में। ठीक है, और मोढेरा एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, मोढेरा गांव अपने सूर्य मंदिर के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, सूर्य मंदिर के लिए भी जाना जाता है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है ये, है ना, सूर्य मंदिर जो है मोढेरा का। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया था। तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया था किस समिति के अनुशंसा पर, तो आंसर क्या है, नरसिम्हम समिति का है ना, नरसिम्हम समिति का। ठीक है, नरसिम्हम समिति से एक क्वेश्चन और आता है कि नरसिम्हम समिति का संबंध किससे, तो बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सैसचलम अवस्थित है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है सैसचलम, ये अवस्थित है किस राज्य में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो ये याद रखना है, आंध्र प्रदेश में ये है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है यानी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है कितना मालूम, तो ये है 18। ठीक है, याद रखना है 18 है, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। महाभारत में पूछे कि पर्व की संख्या कितना है, तो वो भी 18 हो जाएगा, पुराणों की संख्या कितना है, वो भी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से ध्यान रखना है रिलेट करके। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कहाँ है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना है। जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, और ये पहला है मालूम, नीलगिरी जो है ना, ये पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और नीलगिरी जो है ये कहाँ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक, मन्नार की खाड़ी का, ये भी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में ये फैला हुआ है। नंदा देवी है, ये भी आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में है, और कंचनजंगा सिक्किम में है। पन्ना ये मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल ये उड़ीसा में। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, विशु उत्सव को नववर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। विशु उत्सव को, तो ये केरल द्वारा मनाया जाता है विशु उत्सव को। उत्सव पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखना है, जैसे कि बिहू नृत्य है, ये असम का, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। उत्सव की बात करें तो नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा
ये महाराष्ट्र का है, ये याद रखना है। केरल की बात करें, केरल से और क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, वो भी है केरल। सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन कहाँ होता है, केरल। सर्वाधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है ना। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मूल्य ह्रास कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मूल्य ह्रास कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, ये नारा किसने दिया, सुंदरलाल बहुगुणा। अब इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है इससे मालूम, कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो यही थे सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन ये किससे संबंधित है, तो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि चिपको आंदोलन ये किया गया था, ये किससे संबंधित है, तो पेड़ों के कटाई के विरुद्ध था। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। और एक नाम यहाँ पर है मेधा पाटेकर, ये भी अति महत्वपूर्ण है। इससे क्या याद रखना है कि नर्मदा बचाओ, नर्मदा है ना जो नदी, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो ये थी मेधा पाटेकर, है ना। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। मानव विकास रिपोर्ट आपको भी मालूम होगा कि यहाँ पर जो मानव विकास सूचकांक का रैंक क्या है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये प्रस्तुत किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि मानव विकास सूचकांक में शामिल होता क्या है। आपको 3 ऑप्शन दे देगा, एक वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और राष्ट्रीय आय, ठीक है, आय, तो ये तीनों है, ठीक है। तो याद रखना है, आपको ऑप्शन में कभी देगा तो पहले से समझिए, देखिए स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है, ठीक है। स्वास्थ्य में आपको दे देगा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। शिक्षा जो है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष है। जीवन स्तर से रिलेटेड है, क्या रहेगा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है ये शामिल किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं क्या मालूम, यहाँ से और क्या प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण, कि मानव विकास सूचकांक की शुरुआत किसने किया था मालूम। इसकी शुरुआत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था, महबूब उल हक ने किया था। अच्छा, ह्यूमन इंडेक्स जो डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो 134वीं है। करंट अफेयर में याद रखना है। और किस श्रेणी में रखा गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा डीप हार्ड पूछेगा ना, तो आपसे पूछेगा कि भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में रखा गया, तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या लगता है कि 134वीं है तो लो में होगा, है ना, वहाँ पर निम्न स्तर भी रहेगा, तो निम्न में टिक नहीं करना, ठीक है। किस में करना है, मध्यम मानव विकास श्रेणी में है ये, ठीक है। अच्छा, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है स्विट्जरलैंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है कौन, तो तिलहन ये नहीं है, बाकी दलहन, गेहूं और चावल ये क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल है। अच्छा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू कब हुआ था, ये हुआ था 2007 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विलायत खान ये सितार वादक ये सही है, ठीक है। विलायत खान जो है ये सितार वादक सही है। लतीफ़ खान तबला वादक, जाकिर हुसैन भी तबला वादक में महत्वपूर्ण है। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी में महत्वपूर्ण काफ़ी प्रसिद्ध है, ये सही है। अमजद अली खान ये पखावज ये गलत है ना, क्योंकि अमजद अली खान जो है ये सरोद वादक है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, अमजद खली से अक्सर पूछा जाता है। अमजद अली खान ये सरोद वादक है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, सितार का आविष्कार किसने किया मान लो, सितार का आविष्कारक माना जाता है किसे, अमीर खुसरो को, ठीक। नेक्स्ट है, एलोरडा कप का संबंध किस खेल से है, तो एलोरडा कप का संबंध है मुक्केबाजी से, ठीक है। मुक्केबाजी में 5 बार विश्व चैंपियन विजेता कौन है, एमसी मैरी कॉम है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमसी मैरी कॉम का संबंध किससे, मुक्केबाजी से, ना बॉक्सिंग से। अच्छा, एलोरडा कप हो गया मुक्केबाजी से। फुटबॉल से कप याद रखना है क्या, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और गोल्फ से कप का याद रखना है एडी विकर्स, है ना, एडी विकर्स कप जो है गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने
नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया था? तो जहांगीर का काल जो है ना चित्रकार का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर का, इसलिए ध्यान रखना है। और किसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया था ये? तो ये दिया था उस्ताद मंसूर को, ठीक है, उस्ताद मंसूर को। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है ना कि चित्रकारी में सबसे अधिक विकास जो है किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कतई जहर प्रश्न है, यहाँ से कम 6-7 प्रश्न है कि पूछा जाता है, ठीक है, वो सभी आपको याद रखना है। पानीपत का तृतीय युद्ध ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था किसके बीच? ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी आपको नोट करना है, याद रखना है, ठीक है। देखिए पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, तो पहला युद्ध कब हुआ था ये याद रखना है। पहला युद्ध 1526 में हुआ था। पहला तो प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है पहला युद्ध कब हुआ, ठीक है। फिर आएगा प्रश्न किसके बीच हुआ, तो तीनों के बारे में याद रखना है। कौन विजयी रहा ये भी ध्यान रखना है। तो कौन विजयी रहा ये थोड़ा डीप क्वेश्चन जाएगा, हार्ड में तो पूछा जाएगा, ठीक है। सिंपल में आपको कब हुआ और किसके बीच हुआ ये पूछा जाता है। भारत का प्रथम युद्ध जो है ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और किसके बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखना है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ये, इसमें बाबर विजयी रहा था, ठीक। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा अकबर किसके बीच हुआ, कभी ये पूछेगा कि पानीपत का दूसरे युद्ध में हेमू को किसने हराया था? तो अकबर ने हराया था। इस टाइप से भी पूछ लिया जाएगा कि अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था। तो इसलिए ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। तो दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच। तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजय रहा था, मराठों की बुरी तरह हार हुई थी, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देखिए ये प्रश्न ऐसा है जो कि किसी भी एग्जाम में आपको काम आएगा, एसएससी, रेलवे, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम, सभी प्रश्न ये सभी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को ये रद्द किया गया था कब? 1911 में रद्द किया गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन हुआ था कब? तो 1905 में हुआ था, ठीक है। ये बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ये इस समय कौन था वायसराय? तो वो था हार्डिंग द्वितीय ना। हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था 1910 से 16 तक था, ठीक है। और इसमें बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। तो कर्जन के कार्यकाल क्या था? 1899 से 1905 तक था, ठीक है। अच्छा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन किया गया था ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना है वो आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ ये भी पूछा जाएगा, तो 1905 में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट है प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? तो प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दिया जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब? तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हुआ था 1930 में, है ना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये सबका नेतृत्व किसने किया था? सबका गांधी जी नेतृत्व किया था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह से काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना क्या क्या। चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब? 1917 में हुआ था। इसका नेतृत्व भी गांधी जी ने किया था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था, ठीक है। भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था गांधी जी का? तो चंपारण सत्याग्रह था। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि महात्मा गांधी किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है। चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी को गांधी जी की जान किसने बचाई थी मालूम? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो बत्तख मियाँ ने बचाई थी, ठीक है। किसने? बत्तख मियाँ ने, ठीक है। अच्छा, ये चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध हुआ था? तो नील की खेती के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें कितनी खेती की जाती थी, कितने पर नील की खेती करना पड़ता था, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। वहाँ ऑप्शन में था कि जो कि चंपारण सत्याग्रह जो है उसमें नील की खेती कितना होता था? 6/10 यानी कि 6 कट्ठा, 10 कट्ठा पर 6 कट्ठा, या तो 10 कट्ठा पे 3 कट्ठा, या तो 3 कट्ठा करना पड़ता था 20 कट्ठे पे। इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? 3/20 यानी कि 20 कट्ठे पे 3 कट्ठे की खेती, नील की खेती करना पड़ता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो महासचिव नियुक्त किया गया था किसे? तो इसका करेक्ट आंसर है मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कब? 1923 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो खुदाई खिदमतगार ये संगठन की स्थापना किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो यहाँ से 2-3 प्रश्न और आता है। क्या आता है मालूम? कि पहले तो ये याद रखिए, खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनसे क्या आता है? भारत रत्न पाने वाले पहला विदेशी कौन था? तो यही थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनसे एक क्वेश्चन क्या आता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन इनसे रिपीट हुआ यही वाला, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, और सीमांत गांधी बोलिए या तो फ्रंटियर गांधी। ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी से बात करें तो इनके बारे में भी कई क्वेश्चन आता है, जैसे कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू को, यानी कि ग्रैंड एंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? दादा भाई नेहरू ने लगाया था। प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये लगाया था अनुमान? तो ये 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय लगाया था। ठीक है, और दादा भाई नेहरू धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बौद्ध संगीति काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चारों बौद्ध संगीति कहाँ हुआ और किसके शासनकाल में हुआ, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कश्मीर के कुंडलमन में हुआ था। ठीक है, फिर समझिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलमन में। प्रथम बौद्ध संगीति का जो किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फिर समझिए, देखिए चारों बौद्ध संगीति किसके किसके शासनकाल में? प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो यहाँ पूछा क्या? दूसरा, तो यह हो जाएगा क्या? कालाशोक। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक तीसरा में पाटलिपुत्र वाला, और चौथा है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको महत्वपूर्ण है, बस इतना याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? कुषाण के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुषाणों के द्वारा किया गया था। सबसे महान कुषाण शासक कौन था मालूम? वो था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ठीक है, और कनिष्क जो है शक संवत किसने जारी किया था? कनिष्क ने किया था। ठीक है, और कनिष्क से एक क्वेश्चन क्या याद रखना है कि अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक, अश्वघोष। और चरक किसके दरबार में रहता था? तो ये भी कनिष्क के दरबार में रहता था। नागार्जुन किसके दरबार में रहता था? तो ये भी कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, तो याद रखना है, ये एक शब्द इसको याद रखना है, अचानक। ठीक है, तो तीनों आपको याद रहेगा, तीनों याद रहेगा, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया चरक किसके दरबार में रहता था, इसलिए याद रखना है अचानक, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे तो किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? तो सिजदा प्रथा को समाप्त किसने किया ये पूछा है। तो शाहजहाँ ने समाप्त किया था। शुरू किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसी टाइप का एक प्रश्न आता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। ठीक, ये याद रखना है। बाकी आपको ये सब मालूम है। शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है। ठीक, नेक्स्ट है अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी थे? तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। अब इसी तरह एक प्रश्न आपको कन्फ्यूजन वाला आएगा, अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो अष्टप्रधान था, ये था शिवाजी के दरबार में, ना मराठा साम्राज्य में, यानी कि शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहता था। तो अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज में आपको कन्फ्यूजन ना हो कभी, तो इसको ऐसे याद कर लेना है, अष्टदिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय है ना, दिग्गज देवराय, अष्टदिग्गज है देवराय,
कृष्णदेवराय के दरबार में, और अष्टप्रधान जो हो जाएगा वो शिवाजी के दरबार में रहता था। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से, अब यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन शुरुआत होता है। ठीक है, आपको बता दिए थे कि 50 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर का और 25 रहेगा साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा तुरंत का मात्रक है? तो तुरंत का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 51 का बी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तुरंत का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तुरंत किसको बोलते हैं मानो? वेग में परिवर्तन की दर को तुरंत कहा जाता है। ठीक है, देखिए विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, वेग में परिवर्तन की दर को तुरंत कहा जाता है। जैसे वेग का ऐसा ही मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, या तो चाल का भी पूछे तो यही होगा मीटर प्रति सेकंड, लेकिन वेग में परिवर्तन की दर यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया त्वरण का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर? तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अब किलोमीटर में पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर में यहाँ 3 पावर यहाँ घट जाएगा, है ना, 1000 से भागा देंगे किलोमीटर में बदलेगा, यानी कि 10 के पावर 12 हो जाएगा यहाँ किलोमीटर में पूछेगा तो। ठीक है, अच्छा प्रकाश वर्ष है क्या? तो ये दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस टाइप से कई बार प्रश्न पूछा गया। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वो है पारसेक। क्या है? पारसेक। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा प्रकाश का वेग को है ना सबसे पहले किसने मापा था मालूम? रोमर ने मापा था। रोमर ने मापा था प्रकाश का वेग को सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल, ये क्या होता है? तो जो होता है दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल जो होता है, ये आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और कूलाम से याद रखना क्या? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब इसी टाइप के कुछ कन्फ्यूजन वाला है, एक है जैसे वोल्ट मीटर है, ए मीटर है, तो विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का? अमीटर। देखिए विद्युत धारा की इकाई होता है एम्पियर, है ना, इकाई है एम्पियर, लेकिन यंत्र किस यंत्र से मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है। उसी प्रकार विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है डायनेमो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ये क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे तो जैसे ये है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ठीक इसका उल्टा करना है। अगर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है तो वो कौन बदलेगा? विद्युत मोटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। विद्युत सेल क्या करेगा? विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इंजन क्या करता है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आसंजक बल का उदाहरण नहीं है? तो आसंजक बल का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना, ये आसंजक बल का उदाहरण है। किसी वस्तु का जल से भीगना, ये आसंजक बल का उदाहरण है। जल से भींगी हुई दो प्लेटों का आपस में चिपकना, ये आसंजक बल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है? बहती हवा में, तो इसका करेक्ट आंसर है केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अभी आप रेलवे टेक्नीशियन को कोई एग्जाम दिए होंगे ना, उसमें देखे होंगे कि हर शिफ्ट में गतिज ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा और इससे रिलेटेड कई प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है किस में गतिज ऊर्जा होती है, किस में अस्थितिज ऊर्जा होती है, तो ये ध्यान रखना है। आपको मोटा मोटी बता देते हैं, आपको सभी प्रश्न बन जाएगा। देखिए जो अस्थिर रहेगा, ठीक है, जो अस्थिर रहेगा उसमें अस्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे कि खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ, तो ये अस्थिर रहेगा, तो ये अस्थितिज ऊर्जा होता है। अब जैसे चलती हुई गोली, इसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो जो अस्थिर रहेगा उसमें अस्थितिज ऊर्जा, और जो गति में रहेगा जैसे कि बहता हुआ पानी, चलती हुई गोली, है ना, और चलती हुई कार, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। अब जैसे रुका हुआ है कोई चीज़ है ना, तो उसमें
अस्थितिज ऊर्जा, और जो लुढ़कता हुआ पत्थर रहेगा तो उसमें हो जाएगा गतिज ऊर्जा। और जैसे कि बांध में पानी है, ठीक है, तो वो क्या रुका हुआ है, तो वो हो जाएगा अस्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पूछा बहती हवा, जैसे बहती आया तो क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा, है ना, जो चलता रहेगा गति में रहेगा वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू mv² होता है, ठीक है। इससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे इसी एक भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगर वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो यहाँ v² है, यानी कि 2 दूनी 4 गुना, यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है क्या मालूम, कि गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा, है ना, अस्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा, ये दोनों का योग क्या कहलाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। याद रखना है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसी होगी। तो जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा ना तो ये मौसम साफ़ होने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ना, मौसम साफ़ होने की संभावना होती है जब ऊपर चढ़ेगा। जब नीचे आएगा ना, देखिए धीरे धीरे ये बोला, तो धीरे धीरे जब नीचे आती है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब अचानक नीचे आएगा तो आंधी आने की संभावना होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था। तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था सिक्रीटिन हार्मोन, है ना, सिक्रीटिन हार्मोन, ये सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था, ठीक है, सिक्रीटिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है। तो एंटीजन अनुपस्थित होता है ये किस में, तो ब्लड ग्रुप ओ में। ओ में क्या होता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। और ए बी में क्या नहीं पाया जाता है, तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता ए बी में, ठीक है। एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाया जाता है, तो ये क्या सर्वग्राही रक्त समूह है ना, सबका रक्त ले लेता है। तो इसी से रिलेट करके याद रखना है, सर्वग्राही यानी सबका ले लेता है, यानी कि इसमें एंटीबॉडी नहीं है, मतलब किसी के बेटी का ये एंटी नहीं करता है ना, सबका ये ले लेता है, एंटीबॉडी इसमें नहीं है। और इसमें क्या है, सर्वदाता रक्त समूह है ओ, ये इसमें क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना है। रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। रक्त परिसंचरण, तो इसको याद कैसे रखना है, कन्फ्यूजन ना कभी। देखिए परिसंचरण यानी कि परिवहन, तो परिवहन किस पे चलता है, तो हाईवे पर, तो हाईवे से रिलेट करना है विलियम हार्वे, ठीक है, हार्वे को रिलेट कर लेना हाईवे से। तो विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज किया, और रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव कौन है। तो सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव है एसिटेबुलेरिया, है ना, एसिटेबुलेरिया जो है सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव है। कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब देखिए रॉबर्ट हुक जो है ना, रॉबर्ट हुक है। अब इसी तरह एक और नाम है, क्या है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है, क्या, रॉबर्ट ब्राउन, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए साथ में याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, तो कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और इसी तरह एक और है रॉबर्ट कोच, उसने क्या किया था, रॉबर्ट कोच जो टीबी का बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। तो ये तीनों कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ठीक है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वो है मोलस्का संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ पूछे तो वो ऑर्थोपोडा है। नेक्स्ट है, हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो हल्दी का पीला रंग जो है ये कुरकुमिन वर्णक के कारण होता है ना, कुरकुमिन वर्णक के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या, सेब का लाल रंग जो होता है ये एंथोसाइनिन के कारण होता है ना, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। और टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है। और गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। पपीते का जो पीला रंग होता है वो केरिका जेंथिन के कारण होता है ना, केरिका जेंथिन के कारण पपीते का पीला रंग होता है। और जैसे कि मानव का जो त्वचा का रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मीसोसोम के द्वारा किया जाता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होती है। तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा,
है ना, किस ऊर्जा में, तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में ये संचित होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको याद रखना है। क्या क्या? प्रकाश संश्लेषण जो होता है कहाँ होता है? हरी पत्तियों में होता है। कहाँ? क्लोरोफिल में होता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और अंतिम उत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है। ठीक है, ये याद रखना है। और बात करते हैं क्या पौधों में जो कि पानी का वहन कौन करता है और भोजन का वहन कौन करता है, कौन सा उत्तक करता है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए पानी भी ऑप्शन में रहेगा ना, तो जल से रिलेट करना है ताकि याद करने के लिए आपको यहाँ पर बताएंगे हिंट। जल का वहन कौन करता है? तो जाइलम, है ना। पौधों में भोजन का वहन कौन सा उत्तक करता है? तो करता है फ्लोएम। ठीक है, भोजन को क्या बोलना है? फूड मतलब भोजन होता है, तो यहाँ फूड से रिलेट करना है। ठीक है, देखिए जल जाइलम फूड फ्लोएम जल जाइलम, ऐसे याद रखना है। कभी आप भूलिएगा नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो जल का वहन कौन करेगा? जल जाइलम उत्तक, और फूड का फ्लोएम उत्तक। ठीक, तो ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या है? डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस। डिप्थीरिया, परटूसिस यानी काली खांसी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार प्रश्न क्या पूछा गया था मालूम? कि डीपीटी में पी का क्या मतलब है? पी का अर्थ क्या है? तो परटूसिस होता है ना। क्या होता है? परटूसिस है ना, PERTUSSIS, परटूसिस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद रखना है आपको। क्या मालूम? राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कहाँ है? तो वो कोलकाता में है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कोलकाता में। और भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बंगलुरु में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है ना, ये कहाँ? जयपुर में बताया। इसी तरह एक और कन्फ्यूजन ना कर देगा आपको, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, वो कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुण धर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो ये किसके द्वारा होता है? अभी वर्तमान में जो है ये परमाणु संख्या के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले क्या था? आवर्त सारणी किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था, वो दिया था परमाणु भार के अनुसार। लेकिन फिर बाद में जो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो हेनरी मोसले ने दिया था, वो परमाणु संख्या के गुणधर्म के आधार पर वो आवर्त सारणी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है ये पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उबला हुआ पानी जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, देखिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? देखिए भौतिक परिवर्तन वो है जो कि परिवर्तन के बाद है ना फिर पुरानी अवस्था में आ सके वो। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चल गया तो वो पिछले अवस्था में नहीं आ सके, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे दहन, प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कागज़ का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना अगर बोलिएगा तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे जल का बर्फ़ बनना ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ से फिर हम लोग जल बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे उबला हुआ पानी ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट है, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्याएं ये 4 प्रकार की होती है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और याद रखना है यहाँ से कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्स प्लैंक ने दिया था ना, कि मैक्स प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, दिए गए विकल्पों में से कौन धातु तत्व नहीं है? विकल्पों में से धातु कौन सा नहीं है, यानी कि धातु नहीं है, यानी कि अधातु या तो उपधातु है। धातु कौन कौन है इसमें वो अगर जान जाते हैं तो मालूम है आपको कि इसमें देखिए कॉपर क्या धातु है, आयरन भी धातु है, मरकरी भी क्या धातु है, सल्फर धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये मरकरी से एक क्वेश्चन आता है, क्या मालूम? मरकरी क्या है? मरकरी मतलब पारा। पारा से क्वेश्चन क्या आता है? कमरे के तापमान पर
द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? तो वो है ब्रोमीन, है ना। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, जो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और परमाणु भार कितना है? 14। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है और परमाणु भार कितना है? 14। यानी कि परमाणु भार यहाँ पर क्या है? दोनों में क्या है? सेम है ना, परमाणु भार सेम है। तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा? समभारिक का, है ना। भार इसका समान है, जिसका भार समान रहेगा समभारिक, ठीक है। जिसका समस्थानिक कौन होगा? जिसकी परमाणु संख्या समान होगी वो समस्थानिक कहलाएगा। जिसका न्यूट्रॉन समान होगा सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा कण जो है ना, ये ऋणात्मक आवेश का वहन करता है, ठीक है। ऋणात्मक आवेश का वहन करता है बीटा कण। यहाँ पर कुछ हार्ड प्रश्न 1-2 है जो कि आपको याद रखना है। क्या मालूम कि किसी भी नाभिक से बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या में क्या होता है मालूम? तो क्वेश्चन आ जाएगा कि नाभिक के या तो कोई परमाणु संख्या दे दिया आपको, ठीक, कोई परमाणु दे दिया, जैसे कि कार्बन दे दिया आपको, या तो ऑक्सीजन दे दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे दिया। आपको पूछ लेगा कि इनमें से एक बीटा कण निकल जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो उसका क्या होगा? परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है। बीटा कण निकलने से क्या होता है? परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है, यानी कि परमाणु संख्या 1 प्लस हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी द्रव्यमान समान रहेगा, ठीक है। अल्फा कण निकलने से क्या होगा? अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या 2 कम हो जाती है और परमाणु द्रव्यमान जो है 4 कम हो जाता है, ठीक है। यही दोनों आपको याद रखना है। बाकी गामा किरण निकलने से कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना क्या? अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या 2 कम हो जाती है और परमाणु भार जो है द्रव्यमान 4 कम हो जाती है। और बीटा कण जब निकलेगा तो इसमें परमाणु संख्या सिर्फ 1 बढ़ जाती है, बीटा कण में बढ़ जाती है, बीटा कण में बढ़ जाती है, ठीक है। तो याद रखना बीटा कण ऐसे रिलेट कर लेना, बीटा बढ़ जाती है, बीटा कण में परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है और अल्फा कण में परमाणु संख्या 2 कम, द्रव्यमान 4 कम हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव वो कौन कौन से हैं? तो 3 आधारभूत अवयव आपको मालूम है। इसका आंसर क्या है? इसमें आएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चेडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया था। ये देखिए, ये क्या धनात्मक आवेश है प्रोटॉन में, ये ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन में, और ये क्या होता है न्यूट्रॉन में? क्या होता है ये? इसमें कोई आवेश नहीं होता है ना, आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो चूना पत्थर का सूत्र कौन सा है? वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का सूत्र पूछे तो यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है, ठीक है। ये चूना पत्थर का हो गया। अब चूना पत्थर से एक प्रश्न आएगा, क्या मालूम? सीमेंट का प्रमुख घटक कौन सा है? सीमेंट का मुख्य जो घटक होता है वो चूना पत्थर ही है, ठीक। सीमेंट की खोज किसने किया था? जोसेफ आस्पदिन ने किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 1 का पूरा जीके साइंस और करंट अफेयर होता है समाप्त। अब क्योंकि 75 क्वेश्चन अब बताए थे आपको जीके साइंस और करंट अफेयर से पूछा जाएगा, अब यहाँ से 75 क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग का आएगा, ठीक है। तो ये जीके और साइंस और करंट अफेयर का होता है समाप्त। और आज का एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।